हेलो एवरीवन, आई एम पलक शर्मा एंड इस डेमो क्लास में हम साइकोलॉजी का चैप्टर 2 विच इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी का एक छोटा सा टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। ये डेमो क्लास में जैसे आपको इंटरफेस दिख रहा है दैट इज डिफरेंट जो आपको लाइव क्लासेस में दिखेगा उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक और मेरा फेस दिख रहा है, बट जब आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको चैट करने का ऑप्शन भी आएगा, क्वेश्चन पूछने का भी ऑप्शन आएगा एंड सब कुछ होएगा। तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होएगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो इसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक और मेरा फेस दिखेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू लाइक इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फर्स्ट, आई एम पलक शर्मा एंड मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई स्कोर्ड 97.8% इन बोर्ड एग्जामिनेशंस विद 100 इन पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी एंड CUET में भी हमारे टाइम में 800 मार्क्स का होता था, तो आई गॉट 764 विद 200 अगेन इन पॉल साइंस एंड साइकोलॉजी। तो मेरा काफ़ी अच्छा ग्रिप है साइकोलॉजी में, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट एंड आई वुड से दैट येस आई हैव अ गुड ग्रिप इन साइकोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ इस समय, तो मुझे सब्जेक्ट की काफ़ी नॉलेज हो गई है इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड और बढ़ती रहेगी एज अ एक्सपीरियंस। एंड मैं ऑलरेडी बोर्ड के बैचेस को पढ़ा चुकी हूँ एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव जॉइंड एंड एनरोल्ड to those batches. So yes, I hold some experience, I would say, in teaching and anyways I love teaching. And मेरा मानना ये है कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना बहुत मज़े मज़े में पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें इतने एग्जाम्पल्स होते हैं, इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में दिखते हैं। सो इट्स गोना बी अ फन जर्नी एंड आई होप मुझे बहुत सारे लोग दिखेंगे लाइव क्लासेस में। सो नाउ टुडे हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे सेल्फ एंड पर्सनालिटी का, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि लोग जब साइकोलॉजी सोचते हैं पहली चीज जो आती है वो होता है डिसऑर्डर्स। बट अगर हम पूछते हैं कि यार साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई नाम दिमाग में आ रहा है तो कौन सा होएगा, तो मेजोरिटी वो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हो या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हो उनके दिमाग में आता है सिगमंड फ्रॉइड। So we will be covering Sigmund Freud का psychodynamic approach to personality in this demo video. ठीक है, सो वो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, हम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे एंड अगर किसी को कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इस डेमो वीडियो के भी, या फिर आप लाइव क्लास में तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। साइकोडायनामिक अप्रोच, दिस इज अ हाईली पॉपुलर अप्रोच टू स्टडिंग पर्सनैलिटी। तो जैसे मैंने कहा ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड इंटरेस्टिंग अप्रोचेस है। दिस व्यू ओज लार्जली टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड की एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ही वाज अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन। तो फिजिशियन थे एंड उन्होंने जितनी भी थ्योरीज डेवलप करी है ना, वो कब करी है, ही डेवलप्ड दीज थ्योरीज इन द कोर्स ऑफ हिज क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो जब वो फिजिशियन थे और जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, मतलब जो फिजिशियन की प्रैक्टिस कर रहे थे उस दौरान उन्होंने साइकोलॉजी की थ्योरीज डेवलप करी है, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग कि कोई फिजिशियन है और उसने साइकोलॉजी में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करा है एंड उनको इतना पढ़ा जाता है, राइट? So early in his career, he used hypnosis to treat people with physical and emotional problems. तो पहला उनका जो मतलब पहले करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने जो अप्रोच यूज करी थी लोगों को ट्रीट करने के लिए, जो उनको लगता था कि अब नॉर्मल है या फिर उनके अंदर मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स उनको दिख रहे हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए वो क्या यूज करते थे, हिप्नोसिस, जो एक टेक्निक थी, अब इतनी वाइडली यूज नहीं है बिकॉज उसके साइंटिफिक वैलिडेशंस एंड साइंटिफिकली कितना वैलिड है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए अब ये इतना यूज नहीं होता। बट हाँ, उस समय उन्होंने हिप्नोसिस यूज करा था टू ट्रीट पीपल विद मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। He noted that many of his patients needed to talk about their problems and having talked about them, they often felt better. So ये तो हमें अभी भी पता है कि अगर हम मुझे भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है एंड आई गो एंड टॉक टू अ फ्रेंड तो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे हल्का फील होएगा ना। तो सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे भी नोट करा कि जो पेशेंट्स है या फिर जो लोग थे जिनको इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, अगर वो उनको वेंट आउट कर रहे थे, मतलब वो बातें बता रहे थे, तो उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही काम फील हो रहा था as compared to पहले जब उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, right? Freud used free association, a method in which a person is asked to openly share all the thoughts, feelings and ideas that come to his or her mind. Dream analysis, analysis of error to understand the internal functioning of the mind. तो यहाँ पे हमें 3 मेथड्स के बारे में पता चल रहा है जो फ्रॉइड ने यूज करे थे। पहला इज फ्री एसोसिएशन, सेकेंड इज ड्रीम एनालिसिस एंड थर्ड इज एनालिसिस ऑफ एरर। ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट methods.
तो फ्री एसोसिएशन में क्या होता था, अगर आप सिगमंड फ्रॉइड का क्लिनिकल प्रैक्टिस ऐसे गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको एक फोटो दिखेगी जिसमें उसने एक इंसान को सोफे पे लेटा रखा है और वो साइड पे ऐसे चेयर पे बैठा है, मोस्टली विद द टोबैको इन हिज हैंड, या फिर वो जो भी होता है सिगरेट सी वो उसके हाथ में होती है। तो ये फ्री एसोसिएशन था, वो उसको पेशेंट को कहता था, ये क्लाइंट को अपने कहता था कि आप सोफे पे लेट जाओ एंड आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही है ना बताते रहो। अरे आज मैंने खाने में ये खाया था, अच्छा मेरी मम्मी से लड़ाई होगी, अच्छा मैंने स्कूल में ये करा था। तो कोई उसका कनेक्शन हो जरूरी नहीं है, पर जो दिमाग में आई जा रहा है आप बोली जाओ। एंड जो जो आप बोलते रहोगे वो फ्रॉइड नोट करता था, बिकॉज उसके हिसाब से ना वो आपके माइंड की फंक्शनिंग के बारे में कुछ बता रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड, फ्री एसोसिएशन। सेकेंड इज ड्रीम एनालिसिस, की जो आप सपने देखते हो ना वो भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताता है कि क्या आप मतलब आप कैसे परसीव कर रहे हो इस दुनिया को, क्या आप समझ रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। एंड लास्टली वी हैव एनालिसिस ऑफ एरर्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो गई, कि हमने गलती से कुछ बोल दिया, हमारा मतलब हम वो बोलना चाहते नहीं थे, बस हमारे मुंह से निकल गया। तो फ्रॉइड का कहना ये था कि जो हमारे एरर्स होते हैं, जो स्लिप ऑफ टंग होता है वो भी कुछ ना कुछ हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है जो हमसे हिडन है। एंड वो हिडन जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स है या फिर पर्सनालिटी की अंडरस्टैंडिंग, वो बाहर निकल के आ जाती है जब हमारे स्लिप ऑफ टंग्स होते हैं। तो वो स्लिप ऑफ टंग को भी बहुत ही केयरफुली एनालाइज करता था। तो एरर्स, जितनी भी हम गलतियां करते हैं उसका भी वो एनालिसिस करता था, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स पर्सनैलिटी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन की फ्रॉइड क्या था और उन्होंने क्या क्या मेथड्स यूज करे। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो फ्रॉइड ने दिया था, दैट इज लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस को वैसे ही हम मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में समझे तो कॉन्शियसनेस होती है वो चीजें जो हमें कॉन्शियस होती है, वो चीजें जो हमें पता है कि हमारे आसपास है, हम टोटली अवेयर है उन चीजों के बारे में। कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरा नाम क्या है, मुझे पता है मेरा नाम पलक है। आपसे कोई पूछेगा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको पता है आप 12th में पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्शियसनेस में है, मतलब आप पूरे अवेयर हो, यू आर टोटली अवेयर कि हाँ ये चीजें है मेरी लाइफ में। तो इस कॉन्शियसनेस के लेवल को ना उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट वाज कॉन्शियस, वो चीजें जो हम टोटली अवेयर है। देन इज प्री कॉन्शियस, ये चीजें होती है जिनको मतलब हम कह सकते हैं समवॉट अवेयर है एंड हमें थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज पे, उसको अच्छी तरीके से याद करने के लिए या रिकॉल करने के लिए। एंड लास्टली हमारे पास आता है अनकॉन्शियस, ये ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम बिल्कुल अवेयर नहीं है। तो ये जो अनकॉन्शियस है ना, इस पे फ्रॉइड का बहुत ज्यादा फोकस था। फ्रॉइड का मानना ये था कि कोई भी अगर पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती है या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं? क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, राइट? तो ये 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे पास है। एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉइड्स थ्योरी कंसिडर द सोर्सेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द वे पीपल डील विद दीज। ठीक है, तो फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसमें हम बेसिकली क्या बात करते हैं कि जो जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके क्या क्या सोर्सेज है, उसके कॉजेस क्या क्या है, वो समझने में हेल्प करते हैं। इन डूइंग सो इट विजुअलाइजेस द ह्यूमन माइंड इन टर्म्स ऑफ 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हम इनकाउंटर करते हैं इसको समझने के लिए फ्रॉइड ने हमारे माइंड को, माइंड यू यहाँ पे माइंड यू ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने माइंड की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉइड के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, दे आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? बहुत इमेजिनरी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है। ऐसा कोई हमारे दिमाग में हिस्सा नहीं है जो हमारी अनकॉन्शियस है, फिर प्री कॉन्शियस है, फिर कॉन्शियस है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है जो फ्रॉइड ने दिए थे एंड इसके थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने की कोशिश करता था। The first level is conscious, which includes the thoughts, feelings and actions of which people are aware. तो वही चीजें होगी कि जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स, जो भी एक्शंस है उसके बारे में हम टोटली अवेयर है। मेरा नाम पलक शर्मा है, मैं 20 साल की हूँ, मैं 12th में हूँ, ये सारी चीजें आई एम टोटली अवेयर ऑफ। सो दिस लाइक ये इनकम्पास कर जाता है हमारे कॉन्शियसनेस को। देन सेकेंड लेवल क्या है? प्री कॉन्शियस, which includes mental activity of which people may become aware of only if they attended closely. तो अगर मैं आपको अचानक से पूछ लूं, अरे यार तुमने कल रात को खाने में क्या खाया था, अब ये आपके कॉन्शियसनेस पे तो नहीं था ना, आप इसके बारे में सोच थोड़ी रहे थे कि यार मैंने कल खाने में क्या खाया था, बस यही थोड़ी है पूरे दिन सोचते रहोगे, नहीं। बट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपका अटेंशन उसके ऊपर चला जाएगा कि अच्छा यार क्या खाया था, और फिर आप सोचने की याद करोगे, अच्छा मैंने दाल खाई थी, तो आपको याद आ जाएगा। दैट इज प्री कॉन्शियस, कि जब आप किसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हो, उस पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तो आपको वो चीज रिकॉल हो जाती है।
अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने अपने 18th बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करा था, तो फॉर अ मोमेंट यू विल टेक अ मोमेंट टू लाइक टू मेमोराइज एंड टू रिकॉल कि अच्छा मैंने क्या करा था 18वें बर्थडे पे। पर वो आपको रिकॉल हो जाएगी, आपको याद आ जाएगी, क्योंकि वो आपके प्री कॉन्शियस का हिस्सा है, राइट? Then the third level is unconscious, which includes mental activities that people are unaware of. तो unconscious एक ऐसा माइंड का हिस्सा है जिसमें ऐसी चीजें स्टोर होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। एज इंडिविजुअल्स हमें पता ही नहीं कि हमारे बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियस में क्या क्या चीजें हैं, या टोटली टोटली अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, सो ये 3 लेवल्स है कॉन्शियसनेस के। अब फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस पे सबसे ज्यादा फोकस करा था। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस को समझने के लिए जितनी भी उनकी थ्योरीज है ना, आप ये मान लो कि अनकॉन्शियस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए उन्होंने लैबोरेटिवली ये थ्योरीज बनाई थी। According to Freud, the unconscious is a reservoir of instinctive or animal drives. It also stores all ideas and wishes that are concealed from the conscious awareness. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? अब फ्रॉइड ना लोगों को, ह्यूमंस को एनिमल्स के साथ बहुत कंपेयर करता था। उसका मानना ये था कि एनिमल्स की क्या मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, फूड, वाटर, सेक्सुअल नीड्स, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एनिमल्स की। एंड उसने ह्यूमंस को भी ना बहुत ही, आप हिसाब लगा लो कि ह्यूमंस को भी उन्होंने एनिमल्स के लेवल पे लिया है थे कि हमारी भी जो नीड्स है ना वो मेजरली बायोलॉजिकल इन नेचर है। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस है ना वो रेजर्वोयर, मतलब एक कलेक्शन है ये सारी एनिमल ड्राइव्स का जो मेजरली सेक्सुअल ड्राइव्स होती है। तो फ्रॉइड का फोकस देखोगे बहुत ज्यादा सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल ड्राइव्स पे है। तो यहाँ पे वो यही बात करते हैं कि जो चीज हम अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं लाते, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए वो हमारा जो माइंड होता है उसको अनकॉन्शियस में डाल देता है, ताकि हमारे जो मॉरल्स है या फिर जो सोसाइटी है वो हमें एक्सेप्ट करे और हमें गलत नजरिए से ना देखे। ठीक है, सो दैट इज द अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट कि दैट इज द रेजर्वोयर ऑफ इंस्टिंक्टिव या एनिमल ड्राइव्स एंड स्टोर्स ऑल आइडियाज एंड विशेस दैट वी विश टू कंसील फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, जो हम नहीं चाहते कि हमारी अवेयरनेस में आए। हाँ, बिकॉज दे लीड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो क्यों नहीं चाहते वो हमारी अवेयरनेस में आए? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉज करती है। वही चीज मैं बता रही हूँ कि अगर हम किसी की अगर सेक्सुअल डिजायर्स है जो अनकॉन्शियस में है और वो कॉन्शियस में आ जाती है एंड दे आर लाइक एनिमल डिजायर, एनिमलिस्टिक इन नेचर, तो वो क्या होएगा कि सोसाइटी जब ये आउटवर्डली देखने लग जाएगी ना कि कोई बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कोई बंदा इसी के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा ना टेंशन होने लग जाती है सोसाइटी में। मतलब सोसाइटी आपको गलत बोलने लग जाएगी, आपको खुद बुरा लगने लग जाएगा कि अरे यार मैं इसी बारे में क्यों बारी बारी सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तो वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉज करता है, क्योंकि आप खुद इंटरनली भी अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि यार मैं इस बारे में क्यों बारी बारी सोची जा रहा हूँ, एंड अपॉन दैट सोसाइटी भी आपको क्वेश्चन कर रही है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम ऐसी जो डिजायर्स या ऐसी जो थॉट्स होते हैं उसको हम अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, ताकि वो हमारी अवेयरनेस में ही ना आए और हमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, most of these arise from sexual desires which cannot be expressed openly and therefore are repressed. तो sexual desires या सेक्स को लेके वैसे भी बहुत बड़ा टैबू है, तो इन चीजों के बारे में लोग डिस्कस करने में वैसे ही हेजिटेट करते हैं एंड उनको बहुत अशेम्ड फील होता है इन चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं ताकि वो अशेम्ड वाली फीलिंग हमें कभी फेस ही ना करनी पड़े। People constantly struggle to find some socially acceptable ways to express unconscious impulses or to keep those impulses away from being expressed. Unsuccessful resolution of conflicts results in abnormal behavior. तो किसका क्या मतलब है कि हम हमेशा ना स्ट्रगल करते हैं कि यार जो हमारी अनकॉन्शियस डिजायर है हम उसको कैसे सोशली एक्सेप्टेबल वे में दिखा सके, मतलब हम कैसे उसकी मैनिफेस्टेशन दिखाए या फिर कैसे उसके बारे में बात करें विदाउट बीइंग जज्ड बाय द सोसाइटी। एंड अगर हम ये रेजोल्यूशन पे रीच नहीं कर पाते कि जो हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स है उसको हम सोशली एक्सेप्टेबल वे में प्रोसेस नहीं कर पाते या उसके बारे में बात नहीं कर पाते, तो वो रिजल्ट करती है अबनॉर्मल बिहेवियर में। तो उसके कारण में अबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स है उनको हम सोशली एक्सेप्टेबल वे में, मॉरल वे में, एथिकल वे में एक्सप्रेस करना सीख जाए, क्योंकि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। करेक्ट? ठीक है, समझ आया? Then analysis of forgetting, mispronunciation, jokes and dreams provides us with means to approach the unconscious. तो जैसे हमने ड्रीम एनालिसिस की बात करी और एनालिसिस ऑफ एरर्स की बात करी, सिमिलरली हम एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग
जो चीजें हम भूल जाते हैं वो हम क्यों भूल रहे हैं, मतलब उसका कोई कॉज है क्या भूलने का, वो भी फ्रॉइड पढ़ने में इंटरेस्टेड था, समझने में इंटरेस्टेड था। मिसप्रोनाउंसिएशन, कि कोई चीजें जैसे कोई भी वर्ड है उसको हम मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, उसकी भी कोई कोरिलेशन हो सकती है हमारी अनकॉन्शियस से। दैट वाज फ्रॉइड्स अंडरस्टैंडिंग। एंड देन ड्रीम्स एंड जोक्स, कि जो हम जोक्स कर रहे हैं, जो हम ह्यूमर भी कर रहे हैं ना, मतलब जो हम हंसी मजाक की बातें भी कर रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ हमारे अनकॉन्शियस से कनेक्शन हो सकता है। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दी अनकॉन्शियस, कि जो भी चीजें हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में ऐसी कोई डिजायर्स या थॉट्स या एक्शंस चल रहे हैं। करेक्ट? Then Freud developed a therapeutic procedure called psychoanalysis. The basic goal of psychoanalytic therapy is to bring the repressed unconscious material to consciousness, thereby helping people to live in a more self-aware and integrated manner. तो क्या मतलब है, फ्रॉइड ने अपनी थेरेपी डेवलप करी थी जो हम 5th चैप्टर में, नहीं अब तो हट गया सिलेबस से, बट हाँ, तो उन्होंने साइको एनालिटिक्स थेरेपी डेवलप करी थी जिसका मेन फोकस क्या था कि जो हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स है उसको कॉन्शियसनेस में लाए एंड उनको कॉन्शियसनेस में लाके डील करना सीखे उससे। हम उनको रिप्रेस ना करें, मतलब हम उनको दबाए ना, बट उनको डील करना सीखे। बिकॉज जितना जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से हम अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स के साथ डील करना सीखेंगे ना, उतनी हम हारमोनियस और उतनी हम पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो देयरफॉर वो हेल्प करता है हमें और सेल्फ अवेयर होने में, हमें खुद के बारे में पता चलता है, क्योंकि फ्रॉइड कह रहे हैं कि ऐसा हिस्सा है आपके माइंड का जो आपको पता ही नहीं है। तो हम सेल्फ अवेयर फिर कैसे हैं, हम तो फिर सेल्फ अवेयर कभी हो ही नहीं सकते। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो हिस्सा है माइंड का, उसको हम अपनी कॉन्शियसनेस में लाए, उसको हम अपने अवेयरनेस में लाए, उसके बारे में समझे एंड उसको सोशली एक्सेप्टेबल और एथिकल वे में एक्सप्रेस करना भी सीखे। क्योंकि अगर हम उसको सप्रेस करते रहेंगे, उसको हम दबाते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम सेल्फ अवेयर एंड एक इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब एक पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें देखने की उसका क्या हो सकता है एंड उससे डील करना सीखना। दिस इज लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप सबको समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी। आगे की जितनी भी चीजें वो इसी के बेसिस पे ही आएगी। ठीक है? देन सेकेंडली, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो फ्रॉइड ने दी थी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रॉइड के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी के 3 एलिमेंट्स होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब यहाँ पे जो ईगो वर्ड है उसका मतलब ये नहीं है जो हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं यार इसमें तो बहुत ईगो है, तो बहुत ईगोइस्टिक है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब एक हिसाब से बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट ही है। तो हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। According to Freud's theory, the primary structural elements of personality are 3: id, ego, and superego. They reside in the unconscious as forces, and they can be inferred from the ways people behave. तो इसका क्या मतलब है, पहली बात तो ये अनकॉन्शियस में रिसाइड करता है, ये हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा है। सेकेंडली, जैसे लोग एक्ट करते हैं, जैसे लोग बिहेव करते हैं, हमें पता चल जाता है कि उनका इड स्ट्रांग है या उनका ईगो स्ट्रांग है या सुपर ईगो स्ट्रांग है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। Let us remember that id, ego and superego are concepts, not real physical structures. We will discuss these terms in some detail. तो वही चीज मैं कह रही हूँ, फ्रॉइड की जितनी भी थ्योरीज है मेजरली दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। ये फिजिकली हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होती, हमारे माइंड में प्रेजेंट होती है, दैट टू इन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट वे। तो इसको हमें ये नहीं समझना कि हमारे दिमाग में जैसे हाइपोथैलेमस होता है वैसे एक इड की भी जगह है, नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अब हम आ जाते हैं इड पे। इड को समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि इड एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी बच्चा है जो जब कोई डिमांड कर ले, अगर उसने बोल दिया मुझे आइसक्रीम अभी चाहिए, मतलब उसको आइसक्रीम अभी ही चाहिए। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि अच्छा 5 मिनट वेट कर ले, मिल जाएगी आइसक्रीम, नहीं। अगर उसने बोल दिया अभी मतलब अभी, तो इट इज दैट जिद्दी चाइल्ड जो किसी की भी बात नहीं सुनता। ठीक है? सो इड वो होता है। सो इड, it is the source of a person's instinctual energy. It deals with immediate gratification of primitive needs, sexual desires and aggressive impulses. तो इड का फोकस क्या होता है, हमारी इंस्टिंक्चुअल नीड्स को फुलफिल करना, कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, जो हमारी प्रिमिटिव नीड्स होती है, खाना, पानी, सेक्सुअल डिजायर्स एंड अग्रेसिव इम्पल्सेस, तो ये मेजर जो अनकॉन्शियस जिनका बना होता है ना, उससे डील करने में हेल्प करता है। इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल व्हिच अज्यूम्स that people seek pleasure and try to avoid pain. तो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि मुझे इमीडिएट प्लेजर चाहिए।
अगर मुझे खाना खाना है, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे अभी खाना दो, क्योंकि अगर आप मुझे अभी खाने नहीं दोगे तो मुझे पेन होएगा, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, जिसके चक्कर में मेरा पेट दर्द हो सकता है। तो वो उस दर्द को, उस पेन को अवॉइड करने के लिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट प्लेजर सीख करते हैं कि जब मैंने चीज मांगी मुझे तभी वो चीज दे दो, वरना तो मुझे कोई ना कोई पेन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल पेन फेस करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल फटाफट चीजें हो जाए, मतलब जैसे बोलते हैं मुंह से निकालो और उससे पहले ही चीज हो जाए, वो इड पे फोकस करता है। इड का फोकस उन चीजों पे होता है। Freud considered much of person's instinctual energy to be sexual and rest as aggressive. तो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रॉइड का फोकस सेक्सुअल डिजायर्स पे बहुत ज्यादा है, तो फ्रॉइड के हिसाब से जितनी भी इंस्टिंक्चुअल एनर्जीज होती है वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेक्सुअल इन नेचर, एंड थोड़ी बहुत जो होती है वो अग्रेसिव होती है। इट डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज, इट डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। सो इड को नहीं पड़ी है किसी को, उनका उस इड का सिर्फ एक ही मोटो है कि बाहर में जाए जनता, हमारा काम बनता, और वट एवर दैट इज, राइट। तो उनका मानना यही है कि मेरी जो नीड्स है, मेरे जो डिजायर्स है, वो उसी टाइम फुलफिल होनी चाहिए, नो मैटर दूसरा बंदा क्या फेस कर रहा है उसके कारण। तो उनको सोसाइटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको मॉरल वैल्यू से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ अपने आप से फर्क पड़ता है। सो दैट इज इड। नाउ कमिंग टू ईगो. It grows out of id and seeks to satisfy an individual's instinctual needs in accordance with reality. तो जो ईगो होता है ना वो इड से ही निकलता है, मतलब इड से ही इमर्ज हो रहा है, बट ये भी फोकस कर रहा है कि इंस्टिंक्चुअल नीड्स जो है, मेरी बायोलॉजिकल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स, अग्रेशन नीड्स जो है वो फुलफिल होए, बट इन अकॉर्डिंग्स टू रियलिटी, कि हमारी रियलिटी, हमारी रियल लाइफ, हमारी मतलब हमारा जो रियल लाइफ है वो क्या डिमांड कर रहा है। तो वो ज्यादा ना इन्वायरमेंट फोकस हो जाता है कि अच्छा यार इस समय मुझे ये करना चाहिए, इस समय मुझे ये करना चाहिए, इस समय ये मुझे लगता है थोड़ा एप्ट होएगा और इस समय ये एप्ट होएगा। लेट्स से हमें आइसक्रीम खानी है, अगर इड होएगा तो वो कहेगा मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मेरे पास पैसे होए ना होए, मैं तो आइसक्रीम जाके लूंगा, मैं चाहे किसी से छीन के खा लूं, पर मैं खाऊंगा क्यों, मुझे आइसक्रीम खानी है। बट ईगो क्या उसको बोलेगा कि नहीं यार, हमें ऐसा क्यों करना है, हम एक काम करते हैं, हम पैसे लेके आते हैं और जाके आइसक्रीम ले लेते हैं, हमें अपनी भूख को ही कंप्लीट करना है ना, हमें अपनी भूख को ही फुलफिल करना है, हमें भूख लग रही है, हमें आइसक्रीम खाने का वो मन हो रहा है, तो हमें उस चीज को फुलफिल करना है, कोई ना, हम घर जाते हैं, पैसे लेके आते हैं और आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेके खा लेंगे। दैट इज ईगो। वो थोड़ा सा रैशनल है, आप ये समझ लो, थोड़ा सा लॉजिकल है, उसको पता है कि रियल लाइफ सिनेरियोस को कैसे डील करना है। It works by the reality principle and often directs the id towards more appropriate way of behaving. तो थोड़े और appropriate way of behaving के उस पे कर लेता है। For example, the id of a boy who wants an ice cream cone tells him to grab the cone and eat. His ego tells him that if he grabs the cone without asking, he might be punished. Working on the reality principle, the boy knows that the best way to achieve the gratification is to ask for the permission to eat the cone. तो वही बात होगी जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने छीनने की बात कर दी, तो अगर उस बच्चे ने एक कोन छीन लिया उसके हाथ से तो हम कह सकते हैं कि उसका इड काम कर रहा है। बट अगर कोई कोन खा रहा है और उसके पास पैसे नहीं है, आइसक्रीम खा रहा है उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उस इंसान के पास जाएगा और उसको कहेगा कैन आई प्लीज टेक अ बाइट। वो ज्यादा एक रियलिस्टिक लॉजिकल वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन है, रादर देन छीन के भाग के खा जाना। तो हम उस इंसान के पास जा रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं मैं एक बाइट ले लूं प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। दैट इज रियलिटी प्रिंसिपल। Thus, while the id is demanding, unrealistic, and works according to the pleasure principle, the ego is patient, reasonable, and works by the reality principle. तो id बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है, एंड उसको सिर्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ईगो को भी ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ईगो भी चाहते हैं कि उनकी जो इंस्टिंक्चुअल नीड्स है वो फुलफिल होए, बट वो उसको रीजनेबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। देन लास्टली वी हैव सुपर ईगो. The best way to characterize the superego is to think it of as a moral branch of mental functioning. The superego tells the id and the ego whether gratification in a particular instance is ethical. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोरालिटी की, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, वो ये क्वेश्चन पोज करता है इड एंड ईगो से। अगर वो उसको मतलब वो कौन छीन के भाग रहा था तो वो उसको कहेगा कि नहीं यार ये तो बहुत गलत है, अगर मैंने ये करा था सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं दूसरों के आइसक्रीम चुरा के भाग रहा हूँ। तो सुपर ईगो जो है ना वो सोसाइटी की, वो मोरालिटी की, वो एथिक्स की बात करता है कि क्या एथिकली सही है, क्या एथिकली गलत है, और क्या मेरे पेरेंट्स अप्रिशिएट करेंगे, क्या सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी एंड क्या वो अप्रिशिएट नहीं करेगी।
तो ये मॉरल ब्रांच ऑफ द मेंटल फंक्शनिंग है एंड ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है. It helps to control the id by internalizing parental authority through the process of socialization. This is very important. जो सुपर ईगो है ना वो पेरेंटल अथॉरिटी पे बहुत फोकस करता है. तो एक आइसक्रीम वाला ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो आइसक्रीम वाले एग्जांपल में क्या होएगा, अगर सुपर ईगो काम कर रही है तो क्या करेंगे, अपनी मम्मी के पास जाएंगे एंड मम्मी को कहेंगे कि प्लीज मुझे आइसक्रीम लेके दे दो, क्योंकि उनको लगता है वो ही सही वे है. कि मैं खुद जाके आइसक्रीम छीन के खा लूं वो भी गलत है, मैं दूसरे बंदे को जाके कहूँ कि यार प्लीज मुझे एक बाइट दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, वो भी गलत है. सबसे सही आइडियल अप्रोच, एथिकली करेक्ट अप्रोच क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ, आप उनको कहो कि यार मम्मी मेरे साथ चलोगे आप थोड़ा मुझे आइसक्रीम दिलवाने, मम्मी मेरे साथ आप आ जाओ, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है. तो वो पेरेंटल अथॉरिटी को कि हमें परमिशन लेनी है हमारे मम्मी पापा से, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है. वो एक और आइडिया बन जाता है सुपर ईगो का. ठीक है, तो यहाँ पे बस वही आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल समझा रखा है. दिस अप्रोच टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग द आइसक्रीम विल नॉट क्रिएट गिल्ट, फियर और एंजाइटी इन द बॉय. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सुपर ईगो को फॉलो कर रहे हो ना और सुपर ईगो आप में डोमिनेट कर रही है तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट, फियर एंड एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी. बिकॉज इड और ईगो में भी आप काफी हद तक देखते हो, क्योंकि आप पेरेंटल अथॉरिटी या फिर किसी सोशल अथॉरिटी से परमिशन लेके चीजें नहीं कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको गिल्ट फील हुए या फिर आपको डर लगे या फिर आप ऐसे एंशियस और स्ट्रेस्ड फील करो. बट अगर आप किसी पेरेंटल अथॉरिटी से या फिर किसी बड़े इंसान से पूछ के चीज कर रहे हो तो आपको मे बी इतना डर ना लगे. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर ईगो. Thus, in terms of individual functioning, Freud thought the unconscious as being comprised of three competing forces. तो इंडिविजुअल फंक्शनिंग की बात करें तो फ्रॉइड के हिसाब से हमारी जो अनकॉन्शियस है वो तीन कंपीटिंग फोर्स विच इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इनसे बना हुआ है. एंड ये सारे कंपीट कर रहे हैं कि मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा. इड कहेगा नहीं मैं आगे जाऊंगा, मेरे हिसाब से ये बंदा चलेगा. ईगो कहेगा नहीं मेरे हिसाब से चलेगा. फिर सुपर ईगो आएगा कि नहीं नहीं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से बंदा चलेगा. एंड जिसमें जौन सा इड अगर स्ट्रांग है तो आपको दिखेगा कि बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, बच्चा बात किसी की मानने को तैयार नहीं, अपनी मन मर्जी कर रहा है. और अगर आपको ये दिखता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा ना पेरेंट्स की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर रहा, मम्मी का हाथ पकड़ के जा रहा है आइसक्रीम स्टॉल के पास आइसक्रीम लेने और अकेले जाएगा ही नहीं, तो हमें दिखेगा कि सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग है. ये तीनों चीजें हमारे अंदर प्रेजेंट होती है बट इनकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है. एंड जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो हमारे बिहेवियर में दिखेगा. In some people, the id is stronger than the superego, in others, the superego. The relative strength of the id, ego and superego determines each person's stability. तो determine करता है कि कितना हम stable है. तो सबसे ज्यादा stable क्या होगा? ईगो. बिकॉज ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि ठीक है यार मुझे ये चीज लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए तो मैं कर लेता हूँ, बट गलत, बिल्कुल भी वो गलत वे में नहीं कर रहा कि छीन के भाग के चले जाएगा. नहीं, वो परमिशन सीख कर रहा है उस इंसान की, बट वो पेरेंट्स से भी नहीं पूछ रहा. तो दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स. Freud also assumed that id is energized by two instinctual forces called the life instinct and the death instinct. तो इसके इतना कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर लाइक वेरी हैवी कॉन्सेप्ट्स. बट यही समझ लो कि फ्रॉइड जो है वो कहते हैं कि जो इड है ना उसको दो फोर्सेस या फिर दो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वैसी इड के जो दो इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट. फ्रॉइड ने डेथ इंस्टिंक्ट पे इतनी बात नहीं करी थी, उन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट पे ज्यादा बात करी थी बिकॉज लाइफ इंस्टिंक्ट अगेन इज रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स. तो उन्होंने उस पे ज्यादा काम करा है. He paid less attention to the death instinct and focused more on the life or the sexual instinct. The instinctual life force that energizes the id is called libido. तो जो life instinct होता है उसको हम libido कहते हैं. It works on the pleasure principle and seeks immediate gratification. तो सेम चीज जो id करता है, इसलिए मतलब इसको फ्यूल कर रहा है ना. जैसे गाड़ी पेट्रोल के हिसाब से, डीजल के हिसाब से चलेगी कि जितना पेट्रोल है जितना डीजल है उतनी ज्यादा देर गाड़ी चलेगी. सिमिलरली इड जो है उसको लिबिडो फ्यूल इन करता है. जितना ज्यादा लिबिडो होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका इड हो जाएगा. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका डिजायर फॉर ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेजर प्रिंसिपल जितना हाई होएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इड होएगा और वो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा. तो लाइफ इंस्टिंक्ट को हम क्या कहते हैं? लिबिडो. एंड उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको. ठीक है, with this we finish this demo video. I hope जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा. अभी तो इतना इंटरैक्टिव नहीं था लाइव क्लासेस में. दिस इज गोना बी वे मोर इंटरैक्टिव. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन द स्पॉट एंड हम वैसे भी बहुत मजे से सारी चीजें करते हैं. सो आई होप
I'll see majority of you joining the CVT batch, and I cannot wait to meet you all. Okay, have a nice day. Bye bye.